हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। सो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट टर्न पे बायोडाइवर्सिटी में हमने डिस्कस किया था थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी, एंड यू कैन सी ऑन द स्लाइड दीज वर द पॉइंट्स विच आई हैव discussed actually, which are responsible for the extinction of the certain species, which actually results in the loss of the biodiversity. Okay, these were the points, but I missed a very important point in the last class, so I am including that particular term today also, and that term is actually your say climate change. So in this slide that climate change word is not there. Okay, so what you can do in this particular slide, if you are making your notes, then you can add one more factor which is responsible for the extinction of the certain species, that is loss of the biodiversity, and that change is the climate change. Okay, and see, I will exemplify that climate change with one example. Right, this is you can see the polar bear. और आपको पता है कि पोलर बियर का जो स्टेपल फूड है वो क्या है, वो वहाँ पे जो फिश रहती हैं, आपके सील मछली जिसको आप जानते हैं, उसको ये खाने का काम करता है. नाउ सिंस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, एज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ एक्चुअली राइजिंग, तो जितना जो पोलर आइस कैप्स है ना, वहाँ से आपकी बर्फ़ जो है मेल्ट होती जा रही है. तो जब बर्फ़ मेल्ट होती जाएगी तो फिर सील मछली के सर्वाइवल के लिए जगह नहीं मिलती, तो मछलियाँ वहाँ से ख़त्म होने लगती हैं. अब जब मछलियाँ ख़त्म होंगी तो इस बियर का जो स्टेपल फूड है वो मछलियाँ ही हैं, because this polar bear, which is white in color actually. Okay, and see, it actually consumes or it feeds on the fishes, and when the ice melts, then there are no fishes. जब फिशेस नहीं होंगी तो अपने सर्वाइवल के लिए एक ये इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन अडेप्ट करता है, विच इज़ नोन एज कैनिबैलिज्म. राइट, कैनिबलिज्म आपकी वो तरीका होता है कि जिसमें एक पर्टिकुलर स्पेशीज़ अपनी ही स्पेशीज़ को खा के अपना सर्वाइवल करती है, अपने आप को बचाती है. यू कैन सी इन द पिक्चर कि ये जो पोलर बियर है एक छोटे किसी भालू को इधर मार के खा गया है. जो इससे छोटा रहेगा, बच्चा जो रहेगा, बियर कब की अगर मैं बात करूं, तो ये उसको मार के खाएगा. तो एक्चुअली में ये कैनिबल हो गया है अब. कैनिबल एनिमल्स आर दोज एनिमल्स एक्चुअली विच फीड देयर ओन species, and that phenomenon of eating own species to survive is called the cannibalism, and this cannibalism is actually is the result of the climate change. तो सिर्फ एक एग्जांपल से मैं एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ, आप पढ़ के इसमें और एग्जांपल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द पॉइंट, दिस एक्चुअली आई हैव स्किप्ड इन द लास्ट lecture, so I am including here. Okay, and then there comes the very important concept, and that concept is you can see it's a man wildlife conflict. इसका मतलब है आदमी में और जानवरों में झगड़ा क्यों होता है. तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं साफ साफ, ये एक आपका एनिमल है. आप शायद यहाँ इसको बारहसिंगे के नाम से भी आप जानते हैं. ठीक है, और अचानक से कहीं पे ये किसी प्रोटेक्टेड एरिया से निकल कर आपका सड़क में आ गया होगा, तो इसने इस औरत को, यहाँ पे देखिए लड़की को, इसको हिट कर दिया है इधर. तो जब भी आमने सामने आएंगे तो क्लैश करेंगे ही करेंगे, इसको लगता है कि ये इंसान मुझे मार देगा. ओके, हाउएवर देयर आर सर्टेन रीजन कि ये क्यों क्लैश होता है, उन क्लैश की हम आगे बात करते हैं आपसे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द डेफिनेशन हेयर. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन द वाइल्ड एनिमल्स एंड द पीपल, and the resultant negative impact on the people on their resources or wild animals or their habitat. तो अगर एनिमल अटैक करेगा तो लोगों पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा कि रिसोर्सेज उनके खाने ख़त्म करने लगेगा, और एनिमल्स पे जो आपका एडवर्स इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा कि इनके हैबिटेट जो ख़त्म हुए थे, इनकी रहने की जगह वो थी, उस वजह से एक्चुअली में ये आया. तो रिजल्टेंट जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो आया हुआ है, राइट, तो ये इसी वजह से है कि इनके रिसोर्सेज इनके जो आपके हैबिटेट थे वो ख़त्म कर दिए गए थे. देन यू कैन सी देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी देर आर द डिफरेंट पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? destruction of the habitats of the wild species. I have told you example in the last actually class where I have discussed the threats to the biodiversity. डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट, जब आप किसी के रहने की जगह ही ख़त्म कर देंगे तो वो कहाँ रहेगा. जब वो वहाँ नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली फिर वो उन रिहायशी इलाकों में आएगा जहाँ पे आदमी रहते हैं, एंड दिस एक्चुअली वुड बिकम द रीज़न between the reason of clash between the wild animals and the humans. So destructions of the habitat is the main cause, and we should not destruct the natural habitat. Okay,
एंड द सेकंड पॉइंट यू कैन सी अगेन द एंथ्रोपोजेनिक इंक्रोचमेंट। तो फॉरेस्ट एरिया में एंथ्रोपोजेनिक आई टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लासेस कि ये मैन मेड तरीका होता है, आदमी जो काम करता है उसको एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कहा जाता है। तो आदमी अगर जंगल में जाके उन पे इंक्रोचमेंट कर लेगा, उनकी जगह पे खुद रहने लगे, ट्राइब्स लोग, ये लोग बहुत काम करते हैं, ट्राइबल जो है आपके वो जंगलों के बीच में रहते हैं, तो उनके साथ क्लैश बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो इंक्रोचमेंट करते हैं। ओके, and third point you can see the injured or the weak wild animals. See, it's very common if some animal gets injured और से कोई डिजीज़ अगर उसमें हो जाता है, then as a result of the injury or the weak health, okay, then your wild animals actually cannot chase other animals for their survival. For example, अगर किसी शेर को, चीते को, लियापट को चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाता है, तो फिर वो जंगली जानवरों को, हिरन को पकड़ने के लिए, इनको पकड़ने के लिए बहुत तेज़ नहीं भाग सकता क्योंकि वो इंजर्ड हो चुका है। तो फिर वो उन एनिमल्स पे अटैक करता है जो कहीं पे बंधे रहते हैं, जैसे आपकी बकरी कहीं बंधी है, गाय कहीं बंधी है, या फिर इंसान के ऊपर भी अटैक करता है क्योंकि इंसान उससे तेज नहीं भाग सकता। सो दिस इंजुरी एंड द वीक हेल्थ ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इज अनदर रीजन बिटवीन द रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द man and the human. Okay, this should be very very important. And see, fourth point actually, which I must have put it in the number one point, this fourth point, this is the far more important than the other regions. See, this is providing safeguards to their newborns. अगर किसी जानवर के बच्चे हुए हैं, आप देखिए, इट्स अ बेबी बेयर एंड द टेक्निकल नेम फॉर बेबी बेयर इज़ द कब, सो इट्स अ बेयर कब। तो अगर छोटा बच्चा इसका यहाँ पे दिखाया है, अगर कोई आदमी या कोई दूसरा जानवर इसको यहाँ से पकड़ने के लिए आएगा, तो ये भालू उससे तुरंत लड़ जाएगा, इस जो मदर बियर है उससे तुरंत भिड़ जाएगी। तो आप सी, यू कैन सी द एग्जांपल एक्चुअली। सी, अगर आपको आप डॉग लवर हैं, आपने अपने घर में डॉग्स वगैरह कभी पाले हैं, तो आपके घर में अगर फीमेल डॉग के कभी बच्चे होते हैं, तो उन जब उसके बच्चे होते हैं तो उसके आसपास भी किसी और को आने नहीं देती है। इवन कोई अगर अनजान आदमी आके उनको छूना चाहेगा तो वो तुरंत काट लेगी। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अपने न्यू जनरेशन को, अपने बच्चों को बचाने के लिए जानवर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो उनको सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए आदमी पे एकदम अटैक करता है, राइट। एंड दिस आई हैव ऑलरेडी सीन एक्चुअली इन माई लाइफ ऑल्सो। Actually, once we were going somewhere and very beautiful, say, small cats were going around. तो वो कैट्स नहीं थी एक्चुअली में, वो लियापर्ड के छोटे छोटे बच्चे थे। तो मेरे दोस्त ने अचानक से मजाक में कहा इसे पकड़ लेते हैं। मैंने कहा इसके पीछे इसकी माँ आ रही होगी, गाड़ी रोक के देखते हैं। थोड़ी देर हमने देखा तो वाकई में उसकी मदर उसके पीछे थी। ओके, तो सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए ज़रूर होता है। एंड रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज़ एक्चुअली somewhere in India actually. I didn't remember actual location of that incident. तो वहाँ पे भी एक खेत में किसी बाघ ने बच्चे दिए हुए थे, तो छोटे छोटे बच्चे थे। तो उनकी आवाज़ सुन के एक छोटा इंसान का बच्चा उनके पास खेलने के लिए चला गया। तो वो भी जानवर के बच्चे थे, ये इंसान का बच्चा, खेलने लगे आपस में। लेकिन जैसे ही उन बच्चों की माँ आई, उन शावकों की माँ वहाँ पर आई, तो उसने तुरंत इंसान के बच्चे को मार डाला, कहीं ये मेरे बच्चों को ना मार दे, ऐसा सोच के। सो प्रोवाइडिंग सेफ गार्ड्स टू देयर न्यू बॉर्न्स, टू देयर चिल्ड्रन एक्चुअली इज़ द मेन कॉज ऑफ द conflict between the man and the wildlife. Okay, and then you can see the next point, shortage of the staple food. तो staple food की shortage का example मैंने देखिए अभी आपको पीछे बताया है कि जब स्टेपल फूड ख़त्म हो जाएगा, ओके, तो फिर उसको अपना खाना लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो बाहर फिर रिहायशी इलाकों में आके अपना खाना तलाश करेगा। आजकल इसमें एक बहुत कॉमन फेनोमेनन आप देखते हैं, इवन इन नैनीताल ऑल्सो, इन भीमताल ऑल्सो, इन मैनी एरिया ऑफ द उत्तराखंड, यू कैन नोटिस वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हॉस्टल के आसपास कहीं आपकी मैस है, ओके, या कहीं पे आपके घर हैं, तो वहाँ पे लंगूर और बंदर आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं। So the only reason is that क्योंकि in these regions actually, in Nainital, Bhimtal, whatever, due to the plotting and due to the infrastructure building, so what actually happened, वहाँ पे धीरे धीरे जंगल ख़त्म हो गए। अब जब जंगल ख़त्म हो गए तो जो बंदरों के खाने के लिए जो वाइल्ड आपके नट्स वगैरह रहते थे, फ्रूट्स रहते थे, वो ख़त्म हो गए। जब उनको खाना नहीं मिलता है तो उस खाने को लेने के लिए फिर वो हमारे घरों पे आते हैं।
So shortage of the staple food is another region which is very very important, and it happens in the national park and the sanctuaries also due to the climate change and due to the various reasons. If the staple food becomes short, then of course your wild animal will enter into in the human territory, and this would be the reason of conflict between the man and the wildlife. Okay, and then you can see the last example, disruption in the migratory routes of the wild animals. This I have explained with the help of the example also. In the last class I took the example of your से राजा जी नेशनल पार्क, ये आपका रामनगर से होते हुए ऋषिकेश वाला जो एरिया है, यहाँ से आप होते हुए जाते हैं, पूरे इस एरिया में राजा जी नेशनल पार्क पड़ता है। तो बीच में ही कहीं पे आपकी देखिए, आपने आए दिन न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि हाथियों ने रेल की पटरी पे आके उत्पात मचाया। ओके, या हाथी सड़क पे आ गए। सो यू कैन थिंक इन द अदरवाइज, नॉट इन द अदरवाइज, एक्चुअली इन द करेक्ट मैनर। हाथी सड़क पे नहीं आए हैं, एक्चुअली वी ह्यूमन इंट्रोड्यूस द railway track or your our actually roads for transportation into the woodland। तो जब जंगल में हम ये सड़क डाल देंगे तो जानवर तो अपनी जगह पे आएगा आएगा। तो डिस्ट्रप्शन उनके जो माइग्रेटरी रूट में आपने कर दिया, इसकी वजह से भी फिर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि जब देखिए अब ट्रांसपोर्ट के लिए रोड बन गई, आप जा रहे हैं, और हाथी का तो वो पहले से ही रास्ता था राजा जी वाला, तो हाथी भी आ रहा है, तो उसको लगेगा अगर आपसे खतरा है या हाथी थोड़ा सा अगर उग्र हुआ तो वो आपको मार देगा। सो दीज वर द सम रीजंस ऑफ द मैन एंड द वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट। So you can see the report here, and this report clearly showed that you can see in the 2010 actually the leopard attacks in the Uttarakhand were actually in very large in number. Okay, so 9 people were killed and the 12 were injured. If you go year wise actually, so you can see here in 2014 16 लोग करीब मर गए और 23 लोग करीब इंजर्ड हुए। तो ये मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ किस लिए? क्योंकि जंगली जानवर धीरे धीरे आपके घरों की तरफ को आने लगे, और जानवर से तो हम कमज़ोर हैं ही हैं किसी भी तरीके से। अगर हमारे पास किसी तरीके का कोई हथियार नहीं है तो फिर जानवर के सामने हम कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो ये आपके लियोपार्ड अटैक की कुछ हिस्ट्री है। 2015 तक ही मैंने इसको लिया है, इसके बाद मैंने इसको अपडेट नहीं किया है, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द फिगर, बट यू शुड नो हाउ एक्चुअली द थिंग्स गोइंग ऑन। ओके, and you can see however you can see here in Uttarakhand has a population of about 2000 leopards according to the last as per the last census के हिसाब से 2000 लेपर्ड हमारे पास हैं। और लेपर्ड का नंबर तो ज़्यादा है, बट श्रिंकिंग हैबिटेट, रहने की जगह उनकी कम हो रही है, right? Shrinking habitat and the rise of the population of the leopard has made this animal come into the direct contact with the humans. And for your general knowledge you should remember this name, hunter लखपत सिंह रावत। तो कभी भी अगर कोई मान लीजिए एनिमल वाइल्ड होता है और फॉरेस्ट कहती है कि इसको मार देना चाहिए या आदमखोर हो गया है, तो ही इज़ द मैन एक्चुअली हु जनरली टेक्स द चार्ज। तो इन्होंने ये पहले कई काम किए, तो जनरल नॉलेज के लिए इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। And this is the picture you can see, this is the picture where actually this leopard actually had attacked on this particular man, right? This is the man wildlife conflict, and this is the injured man. This picture I have taken from the some web sources. Okay, now you can see the sum of the endangered species in the India. So first of all you should know the meaning of the endangered species, right? Endangered species अगर मैं बहुत सिंपली से अगर आपसे कहूँ तो ये वो स्पेशीज़ हैं जो कि ख़त्म होने के कगार पे हैं। अगर इनको लगातार बचाया नहीं गया तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एक्सटिंक्ट का मतलब है जो अब नहीं मिलती हैं। ओके, डोडो बर्ड का एग्जांपल वी हैव सीन, एंड वी हैव सीन द पैसेंजर पिजन आल्सो, they are now extinct now. Okay, so what are the endangered species? So you can see here a plant, animal or the organisms that is in immediate risk of biological extinction is called the endangered species, and also known as the threatened species. Okay, and these are the pictures of the some of the endangered or the threatened species. Okay, these are the pictures. Okay, in this particular slide I have summarized actually these pictures here. And again a very important point here in this particular book, in this particular slide you can see the red data book, and this red data book is the book of the IUCN, International Union for Conservation of Nature, IUCN. So you may have a short note on your coming examination also on the IUCN.
So I am introducing that IUCN term. What you can do, what you will do, you will search little literature about this IUCN for your short notes. Okay, so you may have the 2.5 marker question from it. So according to the red data book of International Union for Conservation of Nature, that is IUCN, there are 47 critically endangered species in India. तो ये 5 सितंबर 2011 के सेंसिक्स के हिसाब से है कि लगभग 47 क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज रेड डेटा बुक में मेंशन है इंडिया की, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है कि तुरंत ख़त्म हो जाएंगी अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, वेरी सीरियसली इंडेंजर्ड। ओके, एंड देन यू कैन सी हियर इन इंडिया टोटल 450 प्लांट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द इंडेंजर्ड स्पीशीज। 450 प्लांट इंडेंजर्ड है, 100 मैमल इंडेंजर्ड हैं और 150 बर्ड जो है ये भी इंडेंजर्ड है। तो ये नंबर आप जरूर याद रखेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में, स्पीशीज़ भले ही आपको याद ना हो। ओके, तो 2-4 तो वैसे ही याद हो जाती हैं। ओके, देन इंडियन बायोडाइवर्सिटी इज़ द थ्रेटेंड प्राइमरी ड्यू टू, ये मैं सब डिस्कस कर दिया कि क्यों ये आपकी जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी है ये थ्रेटेंड है। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर ली है, राइट। हैबिटेट degradation, destruction, degradation, over exploitation of resources, climate change, etc. And see the Royal Bengal tiger and your national aquatic animal, which is your Indian dolphin. So again it's a question for your general knowledge, and the question is what, which is your national aquatic animal? So it's a Indian dolphin. तो जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए हो सकता है। Royal Bengal tiger, you already know about it. So the gharial and the great Indian bustard, they are also the endangered species. So I have given you the some of the pictures and some of the name, so that you can remember some of the names to write in your examinations also. Okay, and you can see the black buck and the great Indian rhino. Black buck का तो आपको हमेशा याद रहता है, काले हिरन के शिकार में सलमान खान फंसे थे। ओके, फंसे क्या थे, मारा ही था उन्होंने, और वो बात अलग है कि बाद में सब कुछ झोल झाल करके बराबर कर दिया गया। एंड सी इट इज़ नॉट द मिस्टेक ऑफ, सी पर्सनली व्हाट आई थिंक एक्चुअली, तो सलमान खान क्योंकि सेलिब्रिटी था तो वो फंस गया एकदम इसको पकड़ के, और वैसे भी ये लोग क्योंकि रोल मॉडल होते हैं और हीरो होते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, तो ज़रूर उसका जो ये गुनाह माना जा सकता है। लेकिन हंटर्स तो लगातार ये काम करते ही हैं, ठीक, तो सबके साथ इक्वल बिहेवियर इसमें नहीं हुआ है, तो हंटर्स को भी वैसे ही करके आप प्रूव करते। बहरहाल खैर इसमें कंट्रोवर्सी में जाने का मतलब नहीं है, बट यू शुड नो दैट ब्लैक बग, ओके, इट्स एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंड सी इंडियन वाइल्ड एस, ये गधा जो आप देखते हैं जो आपको लगता है बेकार है, बट इट इज़ ऑल्सो एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। and in the right of the slide actually you can see that particular picture, this is Indian wild dog, जिसको आप सियार के नाम से जानते हैं। जो कभी भी आप रात को सोते हैं, आप अपने गाँव में जाइए तो एक साथ कुत्ते रोते हुए आते हैं, तो वो कुत्ते रोते हुए जो होते हैं यही आपका होता है, ये इंडियन वाइल्ड डॉग एक्चुअली। एंड सी इन योर कैंपस इटसेल्फ, बिरला में भी आप देखें तो कभी कभी जाड़ों में दिन दहाड़े ही दिख जाता है ये। ओके, and then you can see the Nilgiri langur and the red panda, they are also comes under the endangered species. Now the next very important point is the endemic species of India actually. So endemic species में पहले ही बता चुका हूँ, ऐसी species जो एक जगह मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। Okay, and since I am talking about the endemic species not endangered, और endemic species में इंडिया की बात कर रहा हूँ, okay, तो फिर इंडिया में जो endemic है उनकी हम बात करते हैं। So you can see the definition here, species that are found only in the particular region are known as the endemic species. Almost 60% of the endemic species in India are found in the Himalayan region and the Western Ghats. So if you remember the hotspots of the biodiversity, I already told you the Western Ghats are the hotspots of the biodiversity, and also the Himalayan region, where actually in these two regions actually you are having the 60% of the endemic species of the India. Okay, and these are the some of other areas where you can find the endemic species, right? And you can see the Andaman and the Nicobar, Western Ghats, Northwest Himalaya, Northeast, ये सब आपका है ही है। इसके अलावा ये कुछ स्पेशीज़ के नाम हैं जो कि फ्लोरा है, राइट, सेप्रिया, हिमालयाना, ओवेरिया, लुरिडा एंड नेफेंथिस, ये आपकी स्पीशीज़ जो हैं ये प्लांट स्पीशीज़ है, दे आर द मेडिसिनल प्लांट एक्चुअली में। इलीगल ट्रेडिंग इनकी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो यू कैन सी द पिक्चर हेयर, ओके, इन दिस पिक्चर एक्चुअली I have summarized these, you can see here.
So this is a Sapria himalayana, a medicinal plant, okay, and this is Ovaria lurida. So very beautiful looking plant, and they are the medicinal also, okay, and they are also the endangered species. And you can see the Nepenthes khasiana and your Segium latum, ये भी आपकी क्या है, दोनों की दोनों प्लांट की स्पेशीज हैं जो कि एंडेमिक स्पेशीज है. दे आर एक्चुअली फाउंड इन द हिमालय एंड नोवेयर एल्स, ओके. And especially these two also here is Sapria himalayana and Varia lurida. You can find it in the Himalaya and nowhere else in the India, okay. Of course not in the world, fine, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा. Then there are the some of the species which are endemic to the India. I have mentioned the few plant species there, and now you can see some of the pictures. See, names are there in the list, and I'll show you the pictures of those species. So habitat fragmentation and habitat loss, pollution, these are the important role, okay. Important actually factors which plays the important role in the extension of the particular species. So this is your lion tailed mink. ये आपका देखें किस तरीके से एंडेमिक है इंडिया के लिए. एंड ब्राउन पाम सिवेट, राइट, ये ब्राउन पाम सिवेट. सो इट वाज क्वाइट अनलकी फॉर मी. अब ये हिमालय में भी यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा होता है, जिसको आप उड़न बिल्ली के नाम से भी शायद जानते हैं. तो ये हमारी केमिस्ट्री लैब के पास ही एक बार हमने मरा हुआ देखा था. तो वी हैव इन्फॉर्म्ड सम ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स. तो वो ले गए नहीं ले गए बाद में पता नहीं, बट वी हैव रिमूव दैट बॉडी फ्रॉम देयर, राइट. ब्राउन पाम सिवेट. And then you can see the Nilgiri Thar and your grey jungle foal, a very beautiful look. Actually you can see this actually looking like the hen, but it's very beautiful. Grey jungle foal, they are the endemic to India only. And now there comes the next very important concept, which is the biodiversity conservation, okay. And biodiversity conservations, there are two types of the biodiversity conservations, ex situ and the in situ. We'll discuss this later on. First of all, you can see actually what is this biodiversity conservation. The management of the human use, right, of the biosphere, so that it may give the maximum benefit to the present generation while maintaining its potential to meet the requirements and the aspirations of the future generations. तो ये देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल यूज़ की अगर आप बात करें, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फोकसिंग ऑन द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबल, ओके. सस्टेनेबल यूज़, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशीज़ आपको चाहिए अपने यूज़ के लिए, तो आप अपने जितना आपको यूज़ के लिए चाहिए उतना ही आप लें, और बाकी को आप उसको वैसे ही ग्रो होने के लिए छोड़ दें, ताकि वो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे. दैट इज़ कॉल्ड द सस्टेनेबल यूज़. एंड इफ़ यू रिकॉल द ग्रेट कोट बाय द महात्मा गांधी, देयर इज़ इनफ फॉर द ह्यूमन्स नीड इन द अर्थ, बट देयर इज़ वेरी लिटिल फॉर द ह्यूमन्स ग्रीड. तो ये एक फेमस कोट है महात्मा गांधी का, जो कहता है आदमी की ज़रूरतों के हिसाब से पृथ्वी पे सब कुछ है, लेकिन लालच के हिसाब से फिर बहुत कम है. क्योंकि अगर लालच हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, इसको इकट्ठा करना शुरू करेंगे, और ये एक्यूमुलेशन की जो आदत होती है ये हमेशा बहुत ख़राब होती है. क्योंकि एक्यूमुलेशन से होता क्या है कि एक्यूमुलेशन जब आप करते हैं तो आपको लगता है कि आपके पास वो रखा हुआ है, लेकिन वो किसी काम का नहीं हो रहा. ठीक उसी तरीके से पैसे का भी आप देखें. सो सी, बीइंग अ टीचर, माय क्लियर concept is that if I am having a house to live and if I have enough money to feed my children, right, and to meet my मेडिकल रिक्वायरमेंट, तो उसके बाद का फिर जितना पैसा है वो सब बेकारी होता है, क्योंकि वो एक जगह पड़ा ही तो है, उसका यूज़ कोई नहीं होता है. तो एक्यूमुलेशन की आदत कभी भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए. यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, फ्यूचर आप लोग ही जो है फ्यूचर है अपनी अपनी कंट्री का. तो ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ में अभी से आने चाहिए, राइट. So here you can see I have given you this particular slide, biodiversity conservation. First is the in situ conservation, and the meaning of in situ means the natural home. तो जंगल में ही आप नेशनल पार्क बना दीजिए या बायोस्फीयर रिजर्व या सेंचुरी वगैरह बना दीजिए, और वहीं पे एनिमल्स की वेलबींग के लिए और उनके वेलफेयर के लिए काम करिए. उनको अगर बीमार होते हैं मेडिकेशन प्रोवाइड करिए, उनको स्टेपल फूड प्रोवाइड करिए, राइट. उनकी काउंटिंग प्रॉपर करिए. अगर उनके नेचुरल होम में ही आप सब ये करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द इन सिटू कंजर्वेशन. और अगर किसी तरीके से आपका इन सिटू कंजर्वेशन नहीं होता, वहाँ आप ड्रास्टिक कंडीशंस हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, स्पेशीज़ को वहाँ से निकाल के कहीं आर्टिफिशियल घर प्रोवाइड कर सकते हैं,
जैसे हम जू में प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल होम, तो वो क्या है, एक्स टू कंजर्वेशन है। सीड बैंक या जीन बैंक की बात कर लें, जू की बात कर लें, बॉटनिकल गार्डन्स की बात कर लें। सो इन नैनीताल itself actually, if you go from 10 kilometers away from the Nainital towards your Kala Dhungi, then there is a place called Narayan Nagar, and in that Narayan Nagar you will find that botanical garden where some of the plant species have been preserved actually, वहीं पे उसको बचा के रखा गया है. You can visit there also, right? And now you can see some of the very important facts about the national parks, right, which is very very important. So first of all, you can see what is the national park actually. Area which is strictly reserved for the welfare of the wildlife, and where the activities such as forestry, grazing or the cultivation are not allowed. तो ये जंगल का वो एरिया है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की निगरानी में तो रहेगा, जहाँ पे आप एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके की इसमें आप अंदर एक्टिविटी नहीं कर, पता चल रहा आप फॉरेस्ट्री करने लग गए अंदर जाकर, ठीक है। फॉरेस्ट्री एक्चुअली इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट, एंड वानिकी जिसको हिंदी में कहा जाता है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर एग्रीकल्चर, रिमेंबर, ओके। और दूसरा, आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते, स्लैश एंड बर्न जो मेथड किया जाता है ट्राइब्स द्वारा, वो भी अलाउड नहीं होता है। और आप अपने जानवरों को अंदर चराने के लिए भी गाय भैंस को नहीं ले जा सकते, तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप एरिया, ओके। दैट इज़ द नेशनल पार्क। एंड प्राइवेट ओनरशिप एंड द हैबिटेट मैनिपुलेशंस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ओके, और नॉट परमिटेड, ओके। तो प्राइवेट ओनरशिप नेशनल पार्क में नहीं होती किसी भी तरीके की, और आप उसके हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मैनिपुलेट का मतलब है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें नहीं करेंगे कि पेड़ काट दिया, यहाँ पे झोपड़ी बना दी, कुछ कर दिया, दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड. And you can see here, this WCMC, this WCMC is the abbreviation for your World Conservation Monitoring Center, okay. So World Conservation Monitoring Center, and it is in the Cambridge, UK, and this has recognized 37,000 protected areas around the world. तो पूरे संसार में ऐसे ही प्रोटेक्टेड एरिया पूरे लगभग 37,000 ये आपके WCMC ने बताए हैं, ओके। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडिया, then according to the July 2015 census, there are 105 national parks encompassing an area of the 40,500 kilometer square, comprising 1.2% of the India's total surface area. तो इंडिया का जितना टोटल सरफेस एरिया है उसका 1.23% अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सैन इट वुड बी अराउंड 40,500 किलोमीटर स्क्वायर। इसके अंदर 105 नेशनल पार्क जो हैं जुलाई 2015 के सेंसस के हिसाब से हैं, ओके। इसको आप ध्यान में रखेंगे, राइट। एंड देन देयर इज अनदर पॉइंट फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो, येलोस्टोन नेशनल पार्क इन द USA एंड रॉयल नेशनल पार्क इन द सिडनी, दे आर द ओल्डेस्ट वन, सबसे पुराने यही हैं आपके। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडिया, देन द जिम कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क जो कि रामनगर में है, उत्तराखंड में हमारे पास है ये, और इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क भी था। ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, राइट। एंड इट्स नाउ टाइगर रिजर्व ऑल्सो, ये अब टाइगर रिजर्व भी हो चुका है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टोटल 39 टाइगर रिजर्व्स इसमें मैंने करीब 2 साल पहले मेंशन किए हुए हैं, तो मे बी अब शायद कुछ बढ़ गए हों, तो आप इसको ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व्स वो होंगे जो स्पेशली टाइगर्स के वेलफेयर के लिए काम होता है, this should be remembered actually. And you can see this important picture here, and in this picture actually some of the important national parks of the India have shown, okay. तो इसमें आप देखिए, जैसे ये आपका है, जैसे पेरियार है, ये भी अब टाइगर रिजर्व हो चुका है। एंड देन यू कैन सी गिर, गुजरात में गिर है आपका, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। रणथंबोर भी आपका एक टाइगर रिजर्व है, ठीक। ठीक इस तरीके से आप जिम कॉर्बेट में चले जाइए, तो ये भी आपका टाइगर रिजर्व है, ये सब आपके बनाए गए हैं। सो इट्स नॉट पेरियार एक्चुअली, पेरियार इज़ फेमस फॉर द एलिफेंट, वेरी सॉरी फॉर दैट दिस वन। एंड देन यू कैन सी द नागरहोल, अनदर योर से टाइगर रिजर्व। एंड देन द बांदीपुर अगेन इज़ वेरी फेमस, right, and then your Kanha National Park is there, okay. And then this Bandhavgarh is also very famous, and Sundarban, you know, this is very very famous actually tiger reserve. So these are the some of the tiger reserves. तो अगर आप क्योंकि उत्तराखंड में रह रहे हैं, अगर सिर्फ उत्तराखंड पे ही फोकस करना चाहते हैं, तो आप इस एरिया को देखें, तो आपको उत्तराखंड के 6 नेशनल पार्क यहाँ पे नज़र आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो अभी आगे हम देखेंगे किस तरीके से, बट वेरी फ्यू आई हैव शोन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड।
And you can see this is the Kaziranga National Park, some of the picture. Okay, famous for the one horned rhinos. You can see the picture of the rhino here. इस rhino को आप देखिए, one horned rhino के लिए famous है. Clear? And then you can see the Sundarban. It is now tiger reserve also. Okay, so Sundar National Park, tiger reserves, right? And Jim Corbett Park, another tiger reserve in the Ramnagar Nainital. It's a very beautiful site, very beautiful. Okay, and see, this is the picture of the various kinds of the tiger reserves in the India, various tiger reserves in the India. तो नंबर आपको याद रहना चाहिए 39 और 42 समथिंग लाइक दैट. ओके, इसको अपडेट कर लीजिएगा जो भी है, इसमें से कुछ याद कर लीजिएगा. फाइन. एंड नाउ द नॉलेज अबाउट योर ओन स्टेट, उत्तराखंड स्टेट. ओके, तो उत्तराखंड में आपके टोटल 6 नेशनल पार्क हैं, और सबसे छोटा नेशनल पार्क इसमें वैली ऑफ फ्लावर है, विच इज़ हैविंग द एरिया ऑफ द 87.5 किलोमीटर स्क्वायर, एंड इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन द 1982. ओके, और सबसे पुराना तो इंडिया का आप देखिए 1936 में आपका जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है. ओके, और सबसे बड़ा जो इसमें है वो आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है. एंड यू कैन सी द नेम ऑफ दिस राजाजी नेशनल पार्क. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जनरल नॉलेज में कई बार ये पूछा भी जा चुका है, इवन ईवीएस में भी ऑब्जेक्टिव में इन्वायरमेंट स्टडीज़ में पूछा जा चुका है कि राजाजी नेशनल पार्क किसके नाम पे है ये आपका. दैट इज़ आफ्टर द नेम ऑफ द चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य. ओके, उनके नाम पे ही आपका बनाया गया. सो आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द हिस्ट्री कि ये कौन थे क्या थे, उसमें नहीं जाऊँगा, बट यू शुड रिमेंबर दैट पर्टिकुलर नेम. Fine. So these 6, you should remember these 6 names. Okay, and Nanda Devi National Park is very very famous. और नेशनल पार्क होने के साथ साथ ये हमारा एक इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो उत्तराखंड के पास है. फाइन. And now there comes the sanctuary. So you should know the difference between the national park and the sanctuary. तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आपको यहीं बता देता हूँ. वो डिफरेंस क्या है कि नेशनल पार्क में तो किसी तरीके की फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करना ये कुछ भी अलाउड नहीं होता है. सेंचुरी में हम ये चीज़ें अलाउ करते हैं, और अलाउ करने के साथ साथ इसमें आपका जो है गवर्नमेंट जो है लोकल पीपल्स के साथ हारमोनी से काम करती है और एनिमल के वेलफेयर के लिए काम करती है. दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द सेंचुरी. ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स समराइज़ किए हैं सेंचुरीज़ के लिए. वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज, ओके, ऑल्सो कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. चाहे वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज कहें चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहें, तो दोनों का डेफिनेशन एक ही है. इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग सेंचुरी सच एज एन आइलैंड that provides protection for the species from hunting, predation and competition. So see, hunting, you know, आपको पता ही है hunting क्या होता है. predation का मतलब आप समझते ही हैं, एक स्पीशीज़ दूसरे को खाती है, और जब ज़बरदस्ती खाने लगती है, ज़्यादा ही खाने लगती है, उनकी ज़रूरत नहीं होती, खा के छोड़ने लगती है, तो इसको भी चेक करना पड़ता है. then there would be the concept of the competition. See, this competition I have told you in with the examples of the exotic species or the alien species in my last example, where I have took the examples of the lantana and your congress grass. Okay, तो competition भी important होता है. Similarly you can notice one very important point. नैनी लेक में पहले एक मछली पाई जाती थी जिसको मासीर के नाम से आप जानते हैं. ओके, तो ये मासीर मछली अब नहीं होती है, क्योंकि किसी ने जला के ज़बरदस्त इंटेंशनली नैनी लेक में सिल्वर कार्प एक मछली होती है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया. तो इन दोनों के बीच में अपने सर्वाइवल के लिए कंपटीशन हुआ, और बेस्ट फिट जो है सिल्वर कार्प निकली, तो धीरे धीरे मासीर वहाँ से ख़त्म हो गया. दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द कंपटीशन. एक्चुअली कंपटीशन मीन्स टू एक्सट्रैक्ट और टू टेक द एडवांटेज ऑफ द सराउंडिंग्स फॉर देयर सर्वाइवल. तो बेस्ट जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है रिसोर्सेज का किसी भी स्पीशीज़ द्वारा, तो वही ज़्यादा सर्वाइव करती हैं, दूसरी नहीं करती है. ओके, सो दिस इज़ द एक्चुअली द डेफिनेशन एक्चुअली, राइट. island particular area, it could be an island actually that provides the protection of the species. Okay, or a geographical territory within which the wildlife is protected, कुछ भी हो सकता है. harvesting of the timber, collection of the minor forest products and the private ownership rights are allowed provided they do not affect the animal adversely. तो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये चीज़ें अलाउ कर दी जाती हैं कि आप लकड़ी अगर टूट के गिर गई है वो आप उससे उठा के ले जाइए, फल गिर गए हैं तो आप उसे उठा के ले जाइए. ओके, और प्राइवेट ओनरशिप आप रिजॉर्ट वगैरह वहाँ बना लीजिए, लेकिन इसके बनाने से एनिमल्स जो हैं उन पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए. ओके, एंड इंडिया हैज़ एक्चुअली यू कैन सी मोर देन 515 एनिमल सेंचुरी. सो दिस डेटा इज़ एक्चुअली ओल्ड, अब शायद बढ़ गई होंगी 515 से. सो यू कैन गूगल इट.
and add to your knowledge actually. So this is not updated है, sorry for that. And 48 टाइगर रिजर्व, नॉट 48, 49 तो हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा था. अगेन यू कैन अपडेट दिस पर्टिकुलर वन. ओके. And next point, the some wildlife sanctuaries are especially named the bird sanctuary, right? That like your Kielatio National Park. Before attaining the national park status, many national parks were initially wildlife sanctuary. तो पहले ये सब आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही थे, लेकिन बाद में क्या देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कि प्राइवेट ओनरशिप अलाउड कर दी थी, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन जो फॉरेस्ट्री वगैरह अलाउ कर दिया था. तो इस वजह से क्या होता है, लोग इसका अनड्यू एडवांटेज लेके जानवरों को मारने लगे थे. तो फिर इन सेंचुरीज़ को वाइल्ड लाइफ में कन्वर्ट कर दिया गया. तो नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया. नेशनल पार्क इज़ मोर प्रोटेक्टेड देन योर सेंचुरी. इट इज़ इट दिस टू बी रिमेंबर्ड एक्चुअली. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And last point is the conservative measures taken by the Indian government for the conservation of the tiger was awarded by the 30% rise in the number of the tiger in 2015. 2015 में ही 30% टाइगर बढ़ चुके हैं, और ये सिर्फ टाइगर रिजर्व बनाने की वजह से ही हुआ है. इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट. एंड यू कैन सी द बर्ड सेंचुरी. दिस इज चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी, and these are the some of the animals: whooping cranes, Pacific golden plover, then your ospreys and your beautiful flamingos. These are the some of the species, very very important, very beautiful. Okay. Periyar National Sanctuary, now it's now the tiger reserve. Okay, so Periyar वैसे हाथियों के लिए फेमस है. लास्ट वाली स्लाइड में अभी see few slides back actually I told you it's famous for the tiger, but it is now actually made your tiger reserve. Okay. एंड यू कैन सी दिस पिक्चर हेयर. अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो हमने मार्क किया है, जो स्टार मार्क किया हुआ है ना, ये जो रेड स्टार है ये सेंचुरीज़ है, और ये जो आपके पिंक स्टार हैं ये आपके नेशनल पार्क्स हैं. ठीक है. तो मैं नेशनल पार्क की बात करूं तो राजा जी देखिए उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ भाई. ठीक है. इसके अलावा ये आप देखें इधर आ जाए, चमोली वैली ऑफ फ्लावर. ओके. एंड देन यूर नंदा देवी, देन यूर कॉर्बेट. ये उत्तराखंड के लिए आप देख रहे हैं आराम से. टोटल 6 यहाँ पे हमारे होने चाहिए, तो 4 आई हैव मार्क्ड. ओके. देन यू मे हैव अनदर ऑल्सो. ओके, 6 टोटल होने चाहिए. और इसके अलावा फिर इनमें से ही कुछ सेंचुरीज़ भी आपकी बना दी गई, जैसे केदारनाथ की सेंचुरी है, या आपका चूड़धार सेंचुरी है, या ये आपका गोविंद पशु विहार है, ये सेंचुरी है. तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे. ओके. सो आई हैव शोन ओनली 4 नेशनल पार्क, बट वहाँ पे और भी आपके हो सकते हैं. सो दिस इज़ फॉर योर स्टेट. एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द सम ऑफ द हेरिटेज साइट्स. तो टोटल जो इंडिया के पास है 23 हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 5 नेचुरल है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑल ऑफ देम. This is for your general knowledge also, not actually more related to the first year environment course. Then there comes the concept of the biosphere reserve. This is very very important, and Uttarakhand has one, that is Nanda Devi Biosphere Reserve. Total India के पास ये 18 है, और एक हमारे पास उत्तराखंड में इसमें से है. This is important. Okay. So what is actually the biosphere reserve? Area of the terrestrial and the coastal ecosystems promoting solution to reconcile the conservation of the biodiversity with its sustainable use. तो बायोस्फीयर रीजन वो रीजन होगा, बायोस्फीयर रिजर्व वो जगह होगी जहाँ पे सस्टेनेबल यूज़ के साथ कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, चाहे वो कोस्टल एरिया का इकोसिस्टम हो, चाहे टेरेस्ट्रियल के हो. ठीक है. लेकिन जानवरों को कोई नुकसान उससे ना हो. ठीक है. And see, these biosphere reserves are recognized internationally. तो इंटरनेशनली इसको सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं. nominated by the national governments and remain under the sovereign of jurisdiction of the states where they are located. तो ये स्टेट का जुरिडिक्शन है, जहाँ जिस स्टेट में होगी वही इसको सारा टेक ओवर करते हैं, सारा काम उसमें वही करते हैं. ओके. देन यू कैन सी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, दैट इज़ मैब, विच इज़ मैन एंड द बायोस्फेयर. So MAB of the UNESCO formulated the concept of the biosphere reserve in the 1975. तो 1975 में इसको आपका इंट्रोड्यूस किया गया. इंडिया के पास टोटल 18 हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, और उत्तराखंड के पास जो है आपका वो सिर्फ एक है. फाइन. सो दिस आर द लिस्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स. टोटल 18 के बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं, और इसमें से कुछ तो आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं. नंदा देवी आपको याद हो गया,
Great Run of Kutch is very common, you can very easily remember. Sundarban and your cold desert, very very important. Okay, and then there comes the Manas, which is again very very important, एंड ग्रेट निकोबार. ये सब आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं, इनमें से कुछ याद कर लीजिए, सारे नहीं भी हो रहे हैं तो. एंड देन देयर आर द जोन्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व. देखिए बायोस्फीयर रिजर्व में सिर्फ 3 तरीके के जोन आपके होते हैं. सबसे पहले होता है कोर और नेचुरल जोन. ये सबसे अंदर का एरिया है, यहाँ पे आप किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते. ये फुल्ली प्रोटेक्टेड रहता है, लीगली प्रोटेक्टिव भी रहता है. जरा सा इसके अंदर आगे जाके कोई एक्टिविटी करेंगे तो लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकता है. देन दे कम्स द बफर जोन. बफर जोन इससे बाहर का एरिया है और ये कोर एरिया को पूरा सराउंड करता है. और यहाँ पे आपका जो है स्ट्रेटेजी बनाकर इसमें रिसर्च एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री की एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत की जा सकती है इस बफर जोन में, लेकिन इसके अंदर आप नहीं जा सकते. और सबसे बाहर का आपका जो है ट्रांजिशन जोन होता है. तो ट्रांजिशन जोन सबसे बाहर का पार्ट है एंड इट सर्व एज एन एरिया ऑफ एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन द रिजर्व मैनेजमेंट एंड द लोकल पीपल, wherein activities like the settlement, cropping, forestry, recreation and the other economic uses continue in the harmony with the conservation goals. तो एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस अलाउड है, उसको आप कर सकते हैं. ठीक है, हालांकि लोग बफर जोन में भी इसको कुछ करते हैं बट दे आर बफर जोन में उतना अलाउड नहीं है. फाइन. एंड देन द उत्तराखंड के आप देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी आप बात कर सकते हैं. तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट योर बायोडाइवर्सिटी इंट्रोडक्शन. सो दिस इज, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. ये उतना एक्सक्लूसिव लेक्चर नहीं है कि बहुत डिटेल में है. यू मे फाइंड सम ऑफ द थिंग्स आर मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने ये बनाया सिर्फ फर्स्ट ईयर के हिसाब से, एंड आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द फर्स्ट ईयर स्पीशीज. एंड लेटर व्हेन आई विल हैव द सम टाइम देन आई विल मेक अ सेपरेट lecture for your say your project tiger, your tiger elephant, project elephant, इन सब पे मैं बाद में बनाने की कोशिश करूँगा. फिलहाल आप इतना तैयार करिए एंड डेफिनेटली यू मे हैव द 10 मार्कर क्वेश्चन इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन. इन जो 3 टॉपिक 3 यूनिट मैंने इसमें 3 क्लासेस ली हैं, इनमें आपको ज़रूर एग्जामिनेशन में 10 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं किसी और टॉपिक पे बनाऊँगा और मैं उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस करूँगा जो मैंने क्लास में टच नहीं किए हैं. बाकी आप इसको ध्यान से देख सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. अगर कोई क्वेरी, अगर कुछ आपका है तो आप मेरे डायरेक्ट चैनल पे भी लिंक कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो जो मैंने बनाया हुआ है. और साथ ही साथ जो कॉलेज का हमारी वेबसाइट चल रही है, ठीक है, जो कि TCS ने बनाई हुई है, वहाँ पे भी मैं लेक्चर्स वगैरह डाल रहा हूँ. देन यू कैन आस्क योर क्वेरीज देयर ऑल्सो. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. थैंक यू वेरी मच.